अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था, हमें लगता है उनका दिल नहीं था। मोहब्बत में वो लड़का हमसे जीता जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। क्या बात है। हाय, मैं हूँ आपकी प्यारी सी अलबेली सी चुलबुली सी अंजलि और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल टाइमलेस टील्स विद अंजलि पर। आपको पता है आज हमारे चैनल की गेस्ट कौन है? मैं बताती हूँ। इश्क बगावत। अब इससे आपको एक आइडिया तो आ ही गया होगा। तो आइए मिलवाते हैं उस इंसान से जो एक कमाल के कवि हैं, कमाल के गीतकार हैं और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। तो स्वागत करते हैं रितेश सिंह रजवाड़ा का। वेलकम टू टाइमलेस टील्स विद अंजलि सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा भोजपुरी में सबसे पहले तो हम बात करें का ऐसे कि आज भोजपुरी हमनी के जब भी मिले नहीं सन भोजपुरी में बात करें नहीं सर। सबसे पहले तो कैसन बने रहो? बहुत बढ़िया। हमार बेसिकली जो हमार मातृभाषा बा अवधी बा, लेकिन काहे कि ननिहाल भोजपुरी क्षेत्र में रहा बा और बहुत बचपन आरा कुल्हड़िया में कटा बा, तो ये वजह से भोजपुरी से वह रिश्ता बा जो मौसी होत अपने। और हमें लगा था कि अवधी और भोजपुरी, बघेली, ब्रज भाषा सब आपस सगी बहन तरह है, सब एक दूसरे से बड़ी मिली हुई, समझ आ जाला इजीली। बढ़िया। हाँ सर, रुआ बानी यूपी से, यूपी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कैसन जगह बा? थोड़ा बहुत शानदार। सुल्तानपुर बहुत जरखेज जमीन बा। सुल्तानपुर में बड़े बड़े महर्षि तपस्या कर रहे हैं। सुल्तानपुर में मौके पे अगर आप देखा ना तो अवधी, अदब और बनारसी फक्कड़पन के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ शहर बा। 135 किलोमीटर बनारस और लगभग इतने लखनऊ। अच्छा। 60-65 किलोमीटर अयोध्या, 108 किलोमीटर प्रयागराज। वो मिट्टी है जहाँ मजरू सुल्तानपुरी पैदा भैन, वो मिट्टी है जहाँ अजमल सुल्तानपुरी पैदा भैन, जहाँ से पंडित रामनेश त्रिपाठी पैदा भैन, जहाँ प्रदीप जी पैदा भैन। बहुत बड़े बड़े लोग वहां से आए हैं। बहुत बहुत शानदार मिट्टी, बहुत जरखेज मिट्टी है। सुल्तानपुर में जौन रहो घर बा उका मतलब वो हम देखले नहीं कि काफी सर्च कमी बट मिलवे ना हमरा कोनो राजा महाराजा वाला महल। 1952 के बाद देश में डेमोक्रेसी है। हाँ। कोई राजा नहीं है। हाँ, पूर्वज थे और इस बात का गर्व भी है कि मैं उस फैमिली से हूँ जो 84 गांव का प्रतिनिधित्व करता था। और अंग्रेजों की पहली गोली हमारी छातियों ने खाई थी 1857 22 नवंबर को। अवध की पहली लड़ाई हमारी रियासत में लड़ी गई थी। तो हमने इस बात के लिए गर्वित होता हूँ कि मेरे पुरखों ने बहुत खून बहाया इस मिट्टी को गेरुआ करने में। मैंने इसलिए पूछा ना क्योंकि जो आप राजवाड़ा लगाते हैं, ये ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक चलन होता है। अगर मैं इसमें कोई फैंटेसी नहीं है, ऐसी चलन होता है उपनाम का। एक आंदोलन था जहां पे मैं नारे लगा रहा था और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। एक बहुत प्रख्यात समाचार पत्र है, उसके एक पत्रकार थे पंकज अग्रवाल भैया, बाराबंकी के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि अबे इसके अंदर तो रजवाड़ों वाले तेवर हैं, तो उन्होंने पहली बार अखबार में ये सरनेम छापा। उसके बाद वो छपने लगा तो ऑन कर लिया गया, अख्तियार कर लिया गया। राजवाड़ा जी, मतलब मैं सोच रही थी कि यार राजवाड़ा क्यों, क्योंकि सबका एक अलग क्योंकि हमारी अम्मा कहती है ना कि जमींदारी गई है, जिम्मेदारी नहीं गई है। तो मुझे लगता है मैं उस भाव से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं जिस परिवार से हूँ उस पर 84 गांव की जिम्मेदारी थी और मुझे उस जिम्मेदारी वाले भाव से बाहर नहीं आना चाहिए। सबकी सेवा में, सबकी व्यवस्था में खुद को तत्पर रखना चाहिए। ये भाव जिंदा रखता है ये शब्द। अभी जो हमारे सामने रितेश राजवाड़ा जी बैठे हुए हैं और बचपन के रितेश राजवाड़ा, रितेश सिंह राजवाड़ा। रितेश। हाँ, तो दोनों में क्या अंतर है? पता नहीं यार, ये तो वो ज्यादा बेहतर शायद बता पाए जिसने मेरे बचपन को जवान होते देखा है। हाँ, बचपन में थोड़ी शरारतें ज्यादा होती हैं, बदमाशियां ज्यादा होती हैं। मैं घर का सबसे बड़ा बच्चा था तो लाड प्यार ज्यादा था। निशानेबाजी का शौक था, बुलेट दौड़ाने का शौक था, शिकार का शौक था, खूब सारी पत्रिकाएं पढ़ने का शौक था जो अभी काम आ रहा है। तब नहीं सोचा था कि ये तब काम में आएगा। तो वो था। जब आपकी आयु बढ़ती है, आप अनुभव के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आते जाते हैं, आपके निर्माण में और सारे हाथ लगते जाते हैं। एक अलग अलग माहौल अपनी आकृति आपको सौंपता है, उसमें आप मैच्योर होते हैं। तो अभी मैं क्या हूँ ये शायद आप बेहतर बता सके, पीछे मैं क्या था वो मैंने बताया। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं ऐसे। 2019 में जेएनयू
का कुछ मोर्चा आंदोलन चल रहा था स्टूडेंट का, तो उसमें आपने एक नारा दिया था कि अभी ना राजपूती तलवारें सोई हैं, ना राणाओं के भाले कूद पड़े हैं, ब्राह्मण हमारे पूज्य थे और रहेंगे। उस जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया था ब्राह्मण भारत छोड़ो। अच्छा। मुझे इस बात से सख्त ऐतराज था। अगर आप जातिवाद के खिलाफ हैं, अगर आप संप्रदायवाद के खिलाफ हैं, तो आप किसी जाति को गाली देकर आप अपनी खिलाफत नहीं दर्ज करा सकते। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। अगर मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं करता तो हिंसा को नहीं दबाया जाएगा ना, शांति से दबाया जाएगा। आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। इस दुनिया ने महात्मा गांधी देखा है, हम उस देश में रहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो? ब्राह्मणों का त्याग आपको पता है? बड़े से बड़े राजा उनके आगे झुकता था, उन्हें प्रणाम करता था। उसके बावजूद उन्होंने अपने लिए महल नहीं चुने, उन्होंने अपने लिए जंगल चुने, उन्होंने अपने लिए तपस्या चुनी, उन्होंने अपने लिए दधीची का समर्पण चुना, त्याग चुना, जहां उन्होंने अपने शरीर को वज्र बनाने के लिए दे दिया। उन्होंने भिक्षा चुनी। तो आप ऐसे गाली नहीं दे सकते उन्हें। अब ठीक है कि आप कुछ एक लोग आपके लिए खराब हो सकते हैं, कुछ एक व्यक्ति आपके लिए खराब हो सकता है, आप उसका नाम लेके उसका विरोध करें। पूरी व्यवस्था को आप कैसे गाली दे सकते हो? मैं उससे असहमत हूँ और वो रोष था, मैंने लिखा था। सर ये कौन है, कौन लोग होते हैं और क्यों करते हैं ऐसे लोग? कुंद लोग हैं ये। राम जाने भारतीय परंपरा में इस तरह की सोच को बोकर क्या पाना चाहते हैं आप। मैं भी मानता हूं कि देश से पहली चीज तो एक क्लियर कर दूं कि अपनी जाति से प्रेम करना, अपने परिवार, जिसको न निज देश न निज गौरव का अभिमान है, वो नर नहीं है, पशु है, निरामृतक समान है। तो अगर आप अपने कुल से, अपने वंश से, अपनी परंपरा से प्रेम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जातिवादी हैं। आप अपनी परंपराओं का वाहन संवहन निर्वहन करते हुए दूसरों की इज्जत करते रहे। यही भारत है, यही कंपोजिट कल्चर है और यही भारत हमें सिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पूरी दुनिया में हम ही ने दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी अवधारणा है। ऐसे में कैसे आप भारत में 70 भारत पैदा कर लेंगे? भारत ये तो कितनी खूबसूरत बात है ना कि बहुत डाइवर्सिटी है भारत में। वहाँ कोस कोस पे पानी बदले 5 कोस पे बानी, हमारे यहाँ कहा जाता है। नेहरू जी ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि जहाँ हर 50 किलोमीटर पे जुबान बदलती है, हर 500 किलोमीटर पे शक्लें बदल जाती हैं। ये खूबसूरत भारत है। तो इसकी डाइवर्सिटी के साथ आप इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके बुफे में इतनी चीजें लगी हुई हैं, आप यहाँ से कुछ सीखिए, कहीं से कल्चर सीखिए, कहीं से शिक्षा सीखिए, कहीं से आर्ट सीखिए, कहीं से प्रेम सीखिए, कहीं से अध्यात्म सीखिए ना। आप क्यों खारिज करने पे तुले हुए हैं? आप क्यों लड़ने तोड़ने पर तुले हुए हैं? ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है अतिवाद अच्छी चीज नहीं किसी चीज की। हाँ, एक और आपने लाइन बोली थी कि अगर जीतना है तो लड़ना पड़ेगा। अभी भी बोलता हूँ, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा। आप बैठ के ये ख्वाब देखो कि एक दिन विजय आएगी और हमारे। मैं एक चीज और कहता हूँ, न्याय ना अपने बराबर के संघर्ष की प्रतीक्षा करता है। हम इंडस्ट्री में हो, हम किसी आंदोलन में हो, हम किसी करियर में हो, किसी यात्रा में हो, अगर हमें सफलता चाहिए तो उस सफलता के बराबर हमारी एनर्जी लगेगी संघर्ष की भी। जिस दिन उसके बराबर हम संघर्ष कर पाए, जिस दिन उसके बराबर हम आवाज उठा पाए, जिस दिन उसके बराबर हम अपनी ऊर्जा गला पिघला पाए, उस दिन न्याय हमारे पक्ष में आ जाएगा, उस दिन जीत हमारे पक्ष में आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा है कि लड़ने के लिए जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। जो हमारे भारत में ये सारे रेप, लड़कियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो उसको जो न्याय मिलने में जो टाइम लगता है, वो कितना सही और कितना गलत? राहत इंदौरी साहब का एक शेर था कि खुली हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। तो मन बढ़ाती है। मैं मानता हूं कि हमारी न्याय व्यवस्था की खामियां, हमारी न्याय व्यवस्था की देरियां उनका मन बढ़ाती हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है और ये तथ्य है। देर से मिला हुआ न्याय नहीं होता। उस पीड़ित की इच्छा मर गई, उसकी आंख का पानी मर गया, उसने कितने ताने, कितने उलाहने तब तक समाज के झेल लिए, फिर उसे न्याय मिला? क्या मिला यार? उसे नहीं मिला कुछ। तो हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। मुझे एक बात और प्रैक्टिकली बताऊं ना, तो जनसंख्या इस पर बहुत बड़ा, हमारे पास उतनी अदालतें नहीं है जितनी हमारी संख्या है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाइए, प्रैक्टिकली देखिए ना क्या स्थिति है। जजेस के ऊपर कितना वेट है, कितना भार है, कितने मुकदमों का। तो इस पे काम करने की, इस पे सुधार करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव अगर माने तो स्पेशल कोर्ट्स जैसे बन रही हैं, उनका निर्धारण करें कि इस कोर्ट में 302 ही चलेगा, इसमें 376 ही चलेगा, इसमें फला चलेगा, और जल्दी जल्दी निपटारा करने की एक डेडलाइन दी जाए।
इसलिए पीछे रह गया है। 70 सालों में उतना आगे नहीं बढ़ पाए। भारत के एक पाँव में प्लास्टर बांध दिया हमने। भारत की आधी आबादी को चूल्हे तक महदूद कर दिया हमने। भारत की आधी आबादी को हमने चलने ही नहीं दिया। अगर हमने वो प्लास्टर काट दिया होता, हमने थोड़ी सी आज़ादी उन्हें दे दी होती, थोड़ी सुरक्षा के साथ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप नौजवान हो, लड़की प्रेमिका हो, दोस्त हो, पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, साथ चले तो उसे ये भरोसा देना कि देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। ये भरोसा अगर आप दे सकते हो तो आप अपने आप को पुरुष कहो, पौरुष आपका हो, आपका सामाजिक आधिपत्य और जो भी स्वघोषणाएं हैं वो जायज, अन्यथा नहीं है। आप एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। पहले तो स्टूडेंट एक्टिविस्ट बनना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप कैसे बने? आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर ईश्वर इंस्टॉल करके भेजता है कि आपको बोलना है। वसीम साहब एक शायर है उस सूरत के, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो ईश्वर बोलने की तौफीक बहुत कम लोगों को देता है, लड़ने की तौफीक बहुत कम लोगों को देता है। उसने मुझे दिया है, उसने मुझे ताकत दी है, मुझे बोलने की ताकत दी है, लड़ने की ताकत दी है, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और यही सॉफ्टवेयर जो ईश्वर ने इंस्टॉल कर दिया था कि खराब चीजों के खिलाफ खड़े होना है, बोलना है, लोगों को न्याय दिलाना है, वो करते रहे। इसके नुकसान और फायदे होते होंगे ना सर? बिल्कुल होते हैं। लोगों को बोलती हुई आवाजें टीवी में देखने में अच्छी लगती है, उन्हें भगत सिंह चाहिए पर अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो ठीक है, अब जैसा ईश्वर ने बना दिया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट। देखिए एक और बात है, दृढ़ता और कठोरता में फर्क होता है। किसी भी एक्टिविस्ट को, किसी भी व्यक्ति को, और मुझे लगता है हर कोई 150 40-50 करोड़ का देश है, हर कोई एक्टिविस्ट है अपने अपने स्तर पर। फर्क यही है कि वो कठोर है कि दृढ़ है। दृढ़ता और कठोरता में वही अंतर है जो बाढ़ में और बरसात में होता है, जो आग में और उजाले में होता है। तो ये फर्क पता होना चाहिए। दृढ़ होना आवश्यक है, कठोर होना आवश्यक नहीं है। आपके हिसाब से राजनीति किन चीजों को लेकर होनी चाहिए? मुझे लगता है कि आज की तारीख में राजनीति नौजवानों को लेकर होनी चाहिए। देश की 68% आबादी नौजवानों की। हम दुनिया का सबसे जवान देश है। आज की तारीख में जो नौजवानों की समस्या है वही देश की सबसे बड़ी समस्या है। वो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे, अभी तो देखिए आप नीट की परीक्षा में क्या हुआ, सिपाही भर्ती में क्या हुआ, किस तरह से पर्चे लीक होते चले आ रहे हैं। इन पर काम करने की आवश्यकता है, इन्हें बल देने की आवश्यकता है। ये मत भूलिए कि आज हम दुनिया के सबसे जवान देश हैं। यही जवान आबादी आने वाले 20 साल में सबसे बूढ़ी भी हो जाएगी, तो आप दुनिया के सबसे बूढ़े भी देश होंगे। आज आपके हाथ में एनर्जी है, आज आपके पास इतना शानदार पावर है, इतनी बेहतरीन ऊर्जा है आपके पास, इतनी शानदार फौज नौजवानों की। आप उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करिए, उसे सापेक्ष दिशा में ले जाइए, उसके लिए उद्यम पैदा करिए, उसके विचारों में। और एक बात बताऊं, राजनीति में ना 25% आरक्षण नौजवानों के लिए भी होना चाहिए। सदन में नौजवान होगा तो नौजवानों की समस्याओं के लेकर लड़ेगा, बोलेगा। इस बात की आवश्यकता है। नौजवानों के लिए राजनीति होनी चाहिए और नौजवानों को आना भी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे ना कि हमेशा ताजे गुलाब भगवान को चढ़ाए जाते हैं, मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाए जाते। आप नौजवानी में अगर ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप बुढ़ापे का इंतजार मत करिए। तो वो बात मैं उनसे उधार ले लूं विनम्रता पूर्वक, तो मैं नौजवानों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि देश आपका है, ये देश की राजनीति आपकी है। गद्दी पर कब्जा करिए, आंदोलन करिए, उठिए, खड़े होइए, आवाज लगाइए, विनम्रता के साथ, दृढ़ता के साथ, अहिंसा के साथ अपनी बात करिए। सवालों को मत मरने दीजिए। सवाल मरेगा तो लोकतंत्र मर जाएगा। सवाल जिंदा रखिए। तो जो ये आप आंदोलन करते हैं और जो मोर्चा आंदोलन ये सब करते हैं, इसको क्या होता है ना कि एक तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ लोग इसको अपना धर्म भी मानते हैं। आपके लिए ये क्या है? आपके लिए एक युद्ध है या आपके लिए एक धर्म है? ये मेरे लिए धर्म है। धर्म के आधार्यतीति धर्म। धर्म किसी पूजा पद्धति को नहीं कहते, जो धारण किया जाए वही धर्म है। पिता के लिए धर्म है अपने बेटे का, अपने बच्चों का, बेटियों का, परिवार का को आकार देना, उनकी व्यवस्था देखना। माँ का धर्म क्या है, भाई का धर्म भाई के प्रति क्या है, उसी तरह एक नौजवान का धर्म देश के प्रति क्या है। और देश को बढ़ाने में आज ये वो जमाना नहीं है ना जब तलवारों से सरहद खींची जाती थी। आज तो सबकी सरहदें हैं, थोड़े बहुत छुटपुट इधर उधर। आज आप देश को कैसे विकसित कर सकते हो? आप अपने हाथ को गलाकर, अपनी ऊर्जा को गलाकर, पिघलाकर देश की आकृति में बढ़ावा दे सकते हो, देश के वजन में बढ़ावा दे सकते हो, देश को आकार दे सकते हो। आप अच्छे इंजीनियर बन के दे सकते हो, अच्छे ब्यूरोक्रेट बन के दे सकते हो, अच्छे डॉक्टर बन के दे सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन बन के दे सकते हो, अच्छे। और राजनीति को भी उसी तरह से देखना चाहिए कि अच्छे नेता बनकर दे सकते हो, राजनेता नहीं कि जो सिर्फ राज करने के लिए
तमाम तिकड़म भिड़ाए नेता, लीडर जो लोगों की आवाज को ताकत दे सके, और ऐसे लोगों की कमी है। 23 लाख लोग जो नीट की परीक्षा में बैठे थे, वो ना सड़क पे उतरते, ना काला झंडा उठाते, ना सफेद झंडा उठाते, ना काली पट्टी बांधते, ना नारे लगाते, अपने घर से बैठ के अपने सोशल मीडिया पे एक साथ अगर एक्स पर ट्वीट लिख देते, फेसबुक पर एक टिप्पणी लिख देते 23 लाख लोग, तो सरकार के कान तक आवाज जाती, उन्हें डर लगता और आपके मुद्दे हल होते। कल मेरी झारखंड के कुछ साथियों से बात हो रही थी, वहां पे जेसीएल नहीं हुआ है 2015 के बाद से, टेंटेटिव डेट्स दी जाती है। सोचिए 9 साल, जो लड़का 25 साल का था वो 35 का होने वाला है, उसका तो करियर एक लंबे समय पे आपने खा लिया। तो आवाजों को जिंदा रखने की आवश्यकता है, सवालों को जिंदा रखने की आवश्यकता है। ये निजी लड़ाई नहीं है आपकी, ये देश की, हिंदुस्तान की बात है। इसे हिंदुस्तान बन रहा है। 1/150 करोड़ भारतीय मैं हूँ, हिंदुस्तान मैं हूँ, 1/150 करोड़ हिंदुस्तान आप हो। हमारे हिस्से का हिंदुस्तान क्या? हिंदुस्तान बनाने के लिए हम कश्मीर में जाके और कन्याकुमारी में जाके नहीं कर सकते। हमारे हिस्से का हिंदुस्तान अभी हम जहाँ बैठे हैं ये, यहाँ कितनी साफ सफाई हो, यहाँ पे हमारा आचरण कैसा हो, यहाँ पर हमारी धारणा कैसा हो, यहाँ पर हम किस तरह का निर्माण कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, यही हिंदुस्तान में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। तो अपने हिस्से में जो हिंदुस्तान है उसके लिए काम करना, भारतीय होना, राजनीति करना, या जो भी मान लीजिए। राजनीति के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में हम आपको राजनीति में देख पाएंगे? दुआ करिए, दुआ करें। एक तो दाइश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख कभी होता है क्या? ये नहीं पूछना चाहूंगी मैं, ये पूछूंगी नहीं कि कौन से पार्टी से लड़ेंगे खैर वो सीक्रेट रहने देते हैं। आपकी एक बुक लॉन्च हुई, इश्क बगावत। क्या है इश्क बगावत? दुनिया में प्रेम से बड़ी क्रांति और प्रेमी से बड़ा क्रांतिकारी संभव नहीं है। ये वो देश है जिसने भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, दशरथ नंदन भगवान राम को, जिनके कुल में इक्ष्वाकु पैदा हुए, भृगु पैदा हुए, नहुष पैदा हुए, दिलीप पैदा हुए, उनके वंशधर राम को माँ सीता की खोज में हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी गाते गाते विरह में रोने के लिए मजबूर किया है। ये वो हिंदुस्तान है जिसने शिव का चित्कार देखा है सती की मृत्यु के बाद। ये वो हिंदुस्तान है जिसने कृष्ण का विछोह देखा है, राधे के प्रति प्रेम में रोना देखा है। तो मेरा मानना है कि प्रेम से बड़ी क्रांति और प्रेमी से बड़ा क्रांतिकारी संभव नहीं। भगत सिंह से एक बार किसी ने पूछा कि आप वो पढ़ते थे तो लड़कियां उनके पीछे ऐसी धारणा, ऐसे लोग बताते हैं कि बहुत उन पर दीवानी रहती थी, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत हैंडसम व्यक्ति थे। तो एक बार राजगुरु ने एक पोस्टर ला के लटका दिया पार्टी के ऑफिस में। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई कि ये ऐसी लड़कियों की पोस्टर देख के क्रांति आएगी, कहाँ से आएगी? तो उन्होंने कहा साहब सब मुझे डांटते, भगत को कोई नहीं रोकता। भगत सिंह जब शाम को आए तो उनसे कहा गया कि ये क्या तरीका, तुम क्या कर रहे हो? चंद्रशेखर आजाद सीनियर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि प्रेम में खराब बात क्या है? मेजिनी एक क्रांतिकारी था, उसके देश में क्रांति नहीं आ रही थी, वो संघर्ष करता करता थक गया, हार मान बैठा, यहाँ वहाँ भटकने टहलने लगा। उसको लगा कि नहीं आ पाएगी यार। एक दिन उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिली, उसने कहा अबे तुम ही तो थे जिस पर नाज था हमको, मैं लगता था ये वाला करा लेगा, मेरा वाला करा लेगा, तुम भी सरेंडर करके बैठ गए, अब किस पर नाज करेंगे हम, किससे कहेंगे? फिर वो उठा और उसने अपना देश आजाद करा लिया। तो प्रेम ना आपको बहुत ताकत देता है। प्रेम कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है, प्रेम कर पाना बहुत मजबूत कलेजे का काम, बहुत साहस का काम है, बहुत वीरता का काम है, बहुत धैर्य का काम है। तो इसलिए इश्क बगावत है ये। चलिए अभी मेरे पास बुक आ गई। बाकी उसमें नज़्में भी कुछ हाँ, की नज़्में हैं, तो इसलिए कैसी नज़्में मैं सुनाता हूँ। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, बहुत कम जगह मैंने पढ़ी है कि होठ पे होठ धरे 15-16 साल के हम, ना समझ उम्र मोहब्बत का वजन और ये हम, गुड़ में घोले हुए हसास से मीठे की तरह, कच्चे मेड़ों पे हरी दूब के गुच्छे की तरह, आज से उतरे हुए खीर की खुशबू की तरह, पहली बिछड़न में ढले प्यार के आंसू की तरह, कम से नहीं आई थी वो सुबह सी नहलाई हुई, आंख में नींद सी और जिस्म में कुमलाई हुई, दो नए रंग से एक रंग बनाने का भरम, थोड़े से ख्वाब लिए थोड़ी सी वो थोड़े से हम नएपन में जरा भी नहीं समझे कि हमें एक होने के लिए जख्म उठाने होंगे, जी का मिलना भी गुनाह होगा जमाने के लिए, ख्वाब जो सींचे थे वो ख्वाब जलाने होंगे, वो लड़ी खूब लड़ी सबसे लड़ी रूठ गई, एक हद तक थी वो मजबूत मगर टूट गई, माँ के आंसू ने मिटा डाली इबारत सारी, एक झटके में गिरा डाली इमारत सारी।
मैं कहाँ जाऊं मुझे होश नहीं है कुछ भी, जानता हूं कि तेरा दोष नहीं है कुछ भी, पर चला जाता हूं तो खुश रहे आबाद रहे, ऐ मेरी दोस्त मगर इतना तुझे याद रहे। भूल जाएंगे सभी दर्द पुराने वाले, इतना रोएंगे मेरे बाद जमाने वाले, इन हवाओं का बदन सूख के मर जाए, है मेरे बाद कहाँ खुशबू बनाने वाले। क्या बात है, थैंक यू। बहुत बहुत ही बढ़िया। मैं तो इसे खो ही गई थी खैर, पर कमाल लिखते हैं सर आप, Thank you. कमाल लिखते हैं। राइटिंग का कैसे आया? मतलब राजनीति तो चलो हमने चर्चा कर लिया, लेकिन राइटिंग दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर आप संवेदनशील नहीं होंगे ना तो आपका दिल नहीं धड़केगा, आपको चीजें अच्छी या बुरी नहीं लगेंगी जल्दी। परिवार में बहुत अच्छा माहौल था। दादा साहब के पास बहुत बड़े बड़े विद्वान आते थे, अंग्रेजी के, उर्दू के, हिंदी के, तो बहुत अच्छी चर्चाएं होती थी। तो वहीं कहीं लौ लगी होगी, उन्हीं के पास खड़े खड़े मेरी दादी सुनाती थी छेम जी की कविताएं मुझे खाना खिलाते वक्त की। प्रिय इस धरा सी हमारी रहो तुम, प्रिय इस गगन सा तुम्हारा रहूंगा, हमारे जलद की रहो सुख तटी तुम, तुम्हारे जलद का किनारा रहूंगा। वो निर्माण में आया। दादा साहब बाहर चौपाल में लोगों के साथ बैठते थे तो वहाँ पे चलता था कि दो जहाँ के आली है गुलशनों के माली, हर चीज़ में है जाहिर हिकमत तेरी निराली। तो वो चीज़ें वहाँ से आई, सुनते सीखते कहीं से एक धुन लगी, एक ध्वनि मन में घुल गई, वो कविता बनकर फूटने लगी। फिर प्रेम हुआ किसी वक्त में, वियोगी होगा पहला कभी यहाँ से उपजा होगा ज्ञान, तो जरूरत पड़ी होगी लिखने की, लिखना शुरू हो गया। प्रेम नहीं मिला पर राइटिंग मिलना उलना क्या होता है, पर होता है ये एक्सपीरियंस, करने का आनंद होता है। आपके भीतर एक लौ जलती है जब ना आपकी आंखें गीली होती हैं, आपका मन भीगा होता है, आप मुंह खोलते हैं आपका दिल दिख रहा होता है, बहुत पवित्र जोन में होते हैं, बहुत शानदार अवस्था होती है, तो उस अवस्था का आनंद लेना चाहिए। मिलना राधे कृष्ण नहीं मिल पाए। हाँ, और नाम उन्हीं का होता है एक्चुअली जो नहीं मिल पाते हैं। बज़ाहिर इश्क की दुनिया में जो नाकाम होता है, अदम साहब कहते हैं कि बज़ाहिर इश्क की दुनिया में जो नाकाम होता है, कहीं हिटलर कहीं रूसो कहीं खयाम होता है। तो देख रहे हैं वही। और फिर हमने राजनीति की बात की, तो राजनीति तो मेजॉरिटी चाहती है, और मेजॉरिटी तो हम असफल लोगों की है। प्रेम में 95% लोग असफल है, तो मुझे मेजॉरिटी चाहिए थी, मेजॉरिटी में हूँ। सर बाहुबली के डायलॉग आपने लिखे? नहीं, बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग नेटफ्लिक्स सीरीज आ रही थी, उसके ये बहुत बड़ा भ्रम है कि बाहुबली 1 और 2 में मैं था ही नहीं। मेरा सिनेमा में आने का ही, या मुझे पता भी नहीं था कि सिनेमा क्या है, सिनेमा मेरे लिए देखने की चीज। बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग जो आरका मीडिया बना रहा था नेटफ्लिक्स सीरीज, उसके संवाद पर मैंने काम किया है। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत शानदार, जबरदस्त, लेविश, लार्जर देन लाइफ। बॉलीवुड से अलग काम करते हैं। हाँ, पहला प्रोजेक्ट था तो पता ही नहीं था कि मैं किस समंदर में तैर रहा हूँ। अब जब और सेट्स पे जाता हूँ और जगह काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या छोड़ा है, एल्यूमिनाई टाइप का फील होता है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। क्या डिफरेंस था दोनों के? अब तो उधर भी काम कर लिया, इधर भी काम कर लिया, तो दोनों जगह के कल्चर अलग है, दोनों जगह के स्वभाव अलग है। वहाँ पे अपने रिचुअल्स को बहुत फॉलो करते हैं, वहाँ पर अपनी चीज़ों को बहुत वैल्यू देते हैं, और ये ठीक बात है। साउथ की फिल्मों में अगर आप देखेंगे ना, तो उनका बेटा अगर न्यूयॉर्क से आ रहा है तो आकर उसी आंगन में बैठता है जहाँ पर लुंगी पहन के बैठता है, जहाँ पर अचार बन रहे होते हैं, जहाँ पे कोहड़ौरी डाली जा रही होती है, मतलब उनकी आर्क बनता है इतना बड़ा। हमने ना गाँव, हम ये भूल रहे हैं शायद कि हमें देखने वाली एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन गांव में रहती है। कहानियों पर और कहानीकारों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नई कहानियां पैदा हो सके, नई कहानी लेखकों को स्टार बनाने की आवश्यकता है, राइटर्स को स्टार बनाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं राइटर हूँ, मेरी तो अपनी एक जर्नी होगी, मेरे हिस्से कितनी ही कहानियां आएंगी जो कैमरे के आगे जा पाएंगी। लेकिन जिस दिन राइटर्स को आपने स्टार बनाना शुरू कर दिया ना, वो अपने दिमाग का घोड़ा और दौड़ाएगा, वो और मेहनत से नई कहानियां पैदा करेगा। सर आप यूपी से हैं, मैं बिहार से हूँ, आप राइटर हैं। एक राइटर के नजरिए से मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिनेमा के जरिए जो किसी भी राज्य के बारे में कुछ दिखाया जाता है वो कितना सही और कितना गलत है? क्योंकि मैक्सिमम हम देखते हैं कि मार धाड़ ये वो, तो वो दिखाना जरूरी है या हमारे कल्चर में और भी बहुत अच्छी चीजें हैं? सिनेमा 100% सत्य है, इस बात का दावा नहीं करता। पहली लाइन में वो लिखा रहता है कि काल्पनिक है। दूसरी बात, हमें सिनेमा से ही भारत देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं पंकज त्रिपाठी जी की एक बात को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि ट्रेन में बैठकर भारत घूमना बहुत सस्ता है, वो करना चाहिए। और जो आप
का प्रश्न जो दबा छुपा हुआ है, जो आप बिहार के बारे में आ रही या उत्तर प्रदेश के बारे में आ रही तमाम क्राइम सीरीज की बात कर रही हैं, खासतौर पे बिहार बहुत समृद्ध जमीन है। बिहार दुनिया की सबसे पहली आवासीय यूनिवर्सिटी की सरजमीन है, नालंदा की। बिहार विक्रमशिला की सरजमीन है। बिहार का पाटलिपुत्र एक वक्त में सबसे समृद्ध नगर होता था। बिहार ने चंद्रगुप्त पैदा किया है, चाणक्य पैदा किया है। तो बिहार की पहचान ये कट्टा, बंदूक और ये नहीं है। आप ठीक है कि आप बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, मैं उस बात को इनकार नहीं करता, वो भी होना चाहिए, वो भी एक पक्ष है, दिखना चाहिए, मैं उस बात से असहमति नहीं दर्ज करा रहा हूँ। लेकिन बिहार को सिर्फ बिहार को जानने के लिए बिहार को पढ़ने की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश को जानने के लिए उत्तर प्रदेश को पढ़ने की आवश्यकता है। जहाँ राम पैदा हुए, जहाँ कृष्ण पैदा हुए, बिहार में बुद्ध भटके, इस मिट्टी ने उनके पांव चूमे। बिहार इतनी छोटी जगह नहीं है कि उसका सिर्फ एक परिचय सिनेमा करा देगा और दुनिया वही मान लेगी। बिहार बहुत बड़ी जगह है। जो लोग समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, वो किताबों का रुख करेंगे। और इस बात में कोई डाउट नहीं है, तथ्य है कि वो बहुत समृद्ध जमीन है, बहुत जरखेज जमीन है। भोजपुरी को लेके आप क्या सोचते हैं? भाषा बहुत मीठी है, मेरे ननिहाल पक्ष की भाषा है, बहुत शानदार है। मेरी माँ बोलती है, मेरी माँ की मातृभाषा है भोजपुरी। आपकी मम्मी बिहार से है। बहुत शानदार भाषा है। उसके साहित्य पर भाषाई जो अभी जिस तरह से उसकी फिल्मों में, जिस तरह से उसके गाने, अब उस बात पे आप ये आरोप लगा दो कि लोग खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कि रसोइये की जिम्मेदारी अगर रसोइया निभा रहा है तो आप आरोप लगाइए, लेकिन अगर माँ निभा रही है तो माँ की गलती है कि बच्चों को क्या परोस रही है। मैं भोजपुरी को माँ की तरह देखता हूँ। माँ क्या परोस रही है, कौन लोग हैं जो वहां पे खड़े होकर कुछ और चीजें ले आ रहे हैं। इसी भोजपुरी ने शारदा सिन्हा जी को देखा है, भरत व्यास जी को देखा है। वैसा तो सिंगर ही नहीं हुआ जो रूप में उतर उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो अपने भोजपुरी के लोग हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, जो भोजपुरी फिल्में बना रहे हैं लेकिन उसको गलत तरीके से परोस रहे हैं। सफलता के मानक हमने बदल दिए हैं। सफलता का मानक जब तक रुपया रहेगा, अर्निंग रहेगी, गाड़ियां रहेंगी, तब तक ये चीजें होंगी। फिर तो बुद्ध दुनिया के सबसे खराब असफल व्यक्ति होंगे, क्योंकि उनके तन पे एक ही कपड़ा था। गांधी सबसे असफल व्यक्ति होंगे कि वो तो आधी धोती में निकल गए। सफलता का मानक हमने बदल दिया है। सफलता का मानक 10-10 करोड़, 11-11 करोड़ की गाड़ियां नहीं है। सफलता का मानक भोजपुरी को बचा ले जाना है, भोजपुरी को और समृद्ध करना है, भोजपुरी पे इतना काम करना है कि लोगों को इश्क हो जाए। और भोजपुरी से इश्क है लोगों को, है। भोजपुरी बोलने में गर्व महसूस होता है। मैंने कहा कि मेरी माता जी की मातृभाषा है वो। पर इस तरह के जो बदमाशियां हैं ना, वो जावेद अख्तर साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब आप एक लंबे वक्त को जीते हैं ना, और इतिहास जब बनता है 200, 300, 400 साल का, तो उसमें ये 10, 20, 50, 100 साल ना ऐसे एक पन्ने में पलट जाते हैं। तो लंबे आर्क में देखेंगे तो ये बहुत दिन नहीं सर्वाइव करेगा। कब तक अश्लील फूहड़ गाने, गालियां भारतीय सभ्य समाज में देखी सुनी जाती रहेगी। एक दिन तो लोग उब जाएंगे और नकार देंगे उसको। बिल्कुल। अभी थोड़ा थोड़ा उसका रिजल्ट देखने को जिस दिन डालडा आया होगा ना, क्रांति की तरफ फैला होगा भारत में, लेकिन अंतोगत तो हम देशी घी की तरफ है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से एक गुजारिश है आपसे कि आप अपना या मेरा ये पसंदीदा एक इनकलाब नज़्म है मेरी जी, वो एक बार हमें सुना देता हूँ। मैं एक बंद सुना देता हूँ। घिर के आएंगी जहां भी खौफ की परछाइयां, दर्द की खामोशियां और जुल्म की वीरानियां, जब कहीं पर धर्म से उन्माद जोड़े जाएंगे, आम इंसानों के हक बूटों से रौंदे जाएंगे, जब चुनिंदा ही घरों में रोशनी दे आफताब, बढ़ के आएंगे जियाले वक्त को देने जवाब। हाँ, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो इनकलाबो
इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। जब कहीं पर बैन होंगी इश्क की आजादियां, बोलते होठों पे लिख दी जाएंगी खामोशियां। एकलव्यों के अंगूठे काट जाएंगे जहां, और डर डर के रहेंगी अपने घर में बेटियां। ख्वाहिशों को कैद करके रौंद जाएंगे जो ख्वाब, तख्त के रुतबे दिखाकर कुचल जाएंगे जो ख्वाब। बढ़ के आएंगे जियाले वक्त को देने जवाब। हाँ, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब। सर मतलब थैंक यू। क्या सोच के लिखा था आपने इसको? पता नहीं, ऐसे ही जब आप किसी उस व्यू में होते हो तो आपसे चीजें होती है। ईश्वर लिखवाता है, मैं कहाँ लिखता हूँ। मुझ में आखिर मेरा क्या है, खतरा खतरा दुनिया क्या है। एक दुनिया के अंदर मैं हूँ, मेरे अंदर एक दुनिया है, तो वही दुनिया लिखवाती है जो मेरा ईश्वर है, मेरे शिव है। आपके हिसाब से आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? मेरे सपनों का भारत बहुत खूबसूरत, बहुत नौजवान, बहुत धड़कता हुआ होना चाहिए, जहाँ हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, हर बेटी के हाथ में उसका आत्मविश्वास हो सड़क पर निकलने का, खुली हवा में सांस लेने का, अपना काम करने का। हर किसान के चेहरे पर पसीने की बूंद के साथ साथ एक मुस्कुराहट हो। इस मिट्टी में खूब सारी उपज हो, इस धूप में खूब सारी गर्मी और नरमी दोनों। इन पहाड़ों से जो हवाएं चले वो सबको लगे, जैसे धूप सबको लगती है, जैसे बारिश सब पे पड़ती है, वैसे सरकारों के यहाँ से जो भी योजनाएं हो वो सब में बराबर बटे। जाति धर्म संप्रदाय के झगड़े ना हो, खुशियां हो, मुस्कुराहटें हो। वाह सर, देश में अभी जो माहौल है, हम देखते हैं कि दो गुट है, एक राइट है, एक लेफ्ट है, एक न्यूट्रल है। तीन हो गए तीन हो गए, पर राइट लेफ्ट वाला ज्यादा रहता है, न्यूट्रल वाले का तो होता नहीं है ना, वो दोनों तरफ भागते रहते हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। दिनकर जी ने लिखा है रश्मि रथी में। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल वही था सर कि इस जो उथल पुथल है इधर उधर भागने की, इसको आप किस तरीके से देखते? मुझे लगता है ना, हिंदुस्तान मध्य मार्गी विचारधारा का देश है। वो विचारधारा जो गांधी की थी, जो लोहिया की थी, जो जेपी की थी, जो अन्ना की थी, जो न राइट की तरफ बहुत झुकी थी या न लेफ्ट की तरफ बहुत झुकी थी, जो विनम्रता में थी, जो सहजता में थी, जो सद्भाव में थी, जो प्रेम में थी, वो विचारधारा भारत को बड़ा करेगी। ना लेफ्ट बड़ा कर पाएगी, ना राइट बड़ा कर पाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि अतिवाद कहीं अच्छा नहीं है। ये देश मध्यमार्गी विचारधाराओं का था और मध्यमार्गी विचारधाराओं से ही पलेगा, चलेगा, बढ़ेगा। और फिर मैं जावेद अख्तर साहब को कोट करते हुए बात दोहराना चाहता हूँ कि जब 500 साल, 1000 साल का इतिहास भारत किसी किताब की शक्ल में दिखेगा ना, तो ये जो शैतानियां हैं, जो गुस्सा है, जो तोड़ फोड़ है, जो हेटरेट है ना, वो एक पन्ने में पलट जाएगा। स्केल इतना बड़ा होगा। तो मेरे हिसाब से मध्य मार्गी विचारधारा में होना चाहिए भारत को, और उसी विचारधारा का देश है। राष्ट्रवाद को आप किस नजरिए से देखते? राष्ट्रवाद को समझने के लिए ना, बहुत अच्छा सवाल है ये। और राष्ट्रवाद को समझने के लिए ना, पहले राष्ट्र को समझने की आवश्यकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक भारत भूमि का एक एक कण राष्ट्र है। जल, जंगल, झील, पशु, पक्षी, नदी, नाले, हम, आप, कुत्ता, बिल्ली, सब राष्ट्र है। और उस राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण, उस राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम ही राष्ट्रवाद है। अगर हम कहीं पेड़ कटते हुए देखकर चुप रह जाते हैं ना, तो हम राष्ट्रवादी नहीं है। कहीं दो महिलाएं दौड़ाई जा रही हैं न्यूड और हम उस पर ताली बजा रहे हैं और वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो हम राष्ट्रवादी नहीं है। हमारे सामने किसी का उत्पीड़न हो जा रहा है, हम सह ले रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवाद को समझने के लिए राष्ट्र को समझने की आवश्यकता है। 1/150 करोड़ राष्ट्र आप है, 1/150 करोड़ राष्ट्र मैं हूं। ये हम सब, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे हिस्से का जो हिंदुस्तान है, उसको गुलदस्ता मानकर उसको कितना सींच पा रहे हैं, उसको कितना प्रेम पिला पा रहे हैं, उसमें कितनी अपनी योजनाएं डाल पा रहे हैं, कितनी इच्छाएं
सींच पा रहे हैं उसमें, वो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद नफरत नहीं है, राष्ट्रवाद गुस्सा नहीं है, राष्ट्रवाद किसी का पेटेंट नहीं है। न लेफ्टिस्टों का, न राइट विंगर्स का, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। ये गांधी का देश है, ये लोहिया का देश है, ये जेपी का देश है, ये राम का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये प्रेम का देश है। और जितने नाम मैंने लिए हैं, इन सब के अंतस में, इन सब के आत्मा में, इन सब के तत्व में प्रेम सबसे प्रखर है, प्रेम सबसे बड़ा है। वाह, सो थैंक यू फॉर दिस बुक इश्क बगावत, और ये अमेज़न पे है और बेस्ट सेलर में रहा है ये भी, है ना? क्या है सर, क्या सोच के लिखा था इसको? सोच के नहीं लिखा था, जीवन जैसे जैसे बीतता गया, जैसे जैसे अनुभव होते गए, जैसे जैसे प्रेम ने मोड़ लिया, जैसे जैसे आंदोलनों ने मोड़ लिया, वो कविताएं होती चली आ रही थी। एक छोटा भाई है शुभम सरकार, उसने मेरी तमाम कविताएं इकट्ठा करके रखी हुई थी। फिर लगा कि किताब आनी चाहिए, लोग कहने लगे। पहली किताब मैंने प्रस्तावना में लिखा भी है कि मुझे पता नहीं है कि इस किताब का रिस्पांस कैसा होगा, और मैं ये नहीं चाहता कि आलोचना के दायरे से बाहर रहे। आप खूब आलोचना करिए इसकी, अगर कर सकते हैं, पढ़ते हैं तो उस स्वीकारोक्ति भाव के साथ किताब पता नहीं परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, छपने के लिए लोगों ने, प्रकाशक मांग रहे थे, मैंने दे दिया, और ऊपर वाले का करम था, ईश्वर की अनुकंपा थी कि बहुत अच्छी है, हर कोई जानता है किताब का नाम, किताब खूब पढ़ी जा रही है, बेस्ट सेलर में है, नौजवान बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाइयां आपको। एक्चुअली एक राइटर का यही सपना होता है कि हाँ, दस्तावेज बन जाए वो। हाँ, बस। मेरा एक शेर था कि मेरी सारी दुनिया यहीं दिखाई दे, मेरी आंखों को वो रसाई दे। रसाई माने रीचेबिलिटी। अच्छा। सारी दुनिया यहीं दिखाई दे, मेरी आंखों को वो रसाई दे, ऐसी आवाज लिख रहा हूं मैं, वो जो सदियों तलक सुनाई दे। वाह। तो जब आप किताब की शक्ल में आ जाते हो, एक चिंता से आप मुक्त होते हो कि अगर आपसे ईश्वर ने ठीक काम ले लिया, ईश्वर ने थोड़ी दृष्टि आप पर फेर दी है, तो आप अमर तो रहोगे, आप जाने जाते रहोगे। इसका नाम जो आपने रखा है इश्क बगावत, थोड़ा अलग, इश्क भी है और बगावत भी। मैंने पहले बताया शायद ना आपको कि प्रेम से बड़ी क्रांति और प्रेमी से बड़ा क्रांतिकारी संभव नहीं है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात कि इसमें बगावती नज़में भी हैं, इंकलाबी नज़में भी हैं, आंदोलन की नज़में भी हैं, और प्रेम की कविताएं भी हैं। अच्छा। तो दोनों तरह की चीजें हैं, दोनों तरह का समागम है। और बहुत सोच के नहीं लिखा, इश्क बगावत जहन में आया, ध्वनि अच्छी लग रही थी तो लिख दिया, लोगों को याद हो जा रहा है बहुत अच्छे से। हाँ, यूनिक है थोड़ा सा। और इसमें कुछ ऐसे शेर होंगे जो आप हाँ, शेर है जो बहुत वायरल है, जो मुझे याद है, जहां तहां से याद है, मैं सुना देता हूँ कि 100 शिकवे गिले थे मानता हूँ, पर जैसा भी था अच्छा था। शूट कर रहे हैं, वाह कर सकते हैं आप लोग भी। वाह। 100 शिकवे गिले थे मानता हूँ, पर जैसा भी था अच्छा था, उस धूल में भी खुशबू थी, उस शहर से रिश्ता रिश्ता था। वाह। एक तुम हो जो हर बात में तुम कह के लड़ने लगती हो, एक तुम हो जो हर बात में तुम कह के लड़ने लगती हो, एक वो था जो हम लड़ भी जाएं तो माथा चूमने लगता था। शेर है कि रिश्ते की हर एक साझा निशानी में रहेंगे, बिछड़ेंगे भी तो आंख के पानी में रहेंगे, तू देख भी नहीं रहा सुन भी नहीं रहा, कब तक अकेले हम ही कहानी में रहेंगे। वाह। अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था, हमें लगता है उनका दिल नहीं था, मोहब्बत में वो लड़का हमसे जीता जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। क्या बात है। इतना वायरल हुआ ना ये वीडियो। हाँ। मतलब एक अलग पहचान ही बनी इस वीडियो से। इस शेर ने बहुत दूरी तय करी। बहुत लोगों तक पहुंचा, और इतने रील्स बने। मुझे हर दूसरा रील तीसरा रील स्क्रॉल में, और लोग कहीं ना कहीं से मेंशन करके भेजते हैं, तो बहुत चला ये शेर। आपने मेजर किया था फिल्म? हाँ, मेजर के गाने मेरे थे। मेजर के गाने आपके थे, और मेरा पहला गाना ही बहुत चला था, लोगों को याद है। क्या गाना? जो मिला तो ठहरे से लम्हे जैसे ठुमक के चलने लगे, जैसे किसी ने जादूगरी से इन खुशबुओं में है रंग भरे, आते जाते रास्तों से कह दिया मैंने, आधी पूरी ख्वाहिशों से कह दिया मैंने, साथिया और साथिया। वाह वाह वाह। और एक गाना था, बहुत अंडरएस्टिमेटेड है वो गाना, उतना लोगों तक शायद नहीं पहुंचा। लोरी थी। क्या था? लालना करके, दिन रात मांगो रब से दुआ, ऐसे करके वो लोरी थी, मुझे ठीक याद नहीं आ रही।
वो था। अभी रजाकार आई थी, उसके डायलॉग और गाने, काफी सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, इसके डायलॉग और गीत मैं लिख रहा हूँ। यही है, बाकी आपके सामने बैठ के बतिया रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, और हम सब दुआ भी करेंगे कि आप और तरक्की करते जाएं। और मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज, आपका पॉडकास्ट बहुत लोगों तक इंडस्ट्री में पहुंचे और मुझे काम आए लिखने के लिए। अरे बिल्कुल हम पहुंचाएंगे। हम पहुंचाएंगे, पुश करेंगे, चलो आगे बढ़ो। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपने काफी इतनी प्यारी प्यारी नज़्में सुनाई, शेर व शायरी हुई, कविताएं सुनी। जाते जाते अगर हमारे चैनल के लिए तो अंजलि बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी होस्ट है, और मेरे लिए, मेरे मोहब्बत करने वाले, मेरे जानने पहचानने वाले, मेरे दोस्त, मेरे साथी, जितना प्यार आप मुझे करते हैं, अंजलि के इस चैनल को भी दीजिए। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग कुछ बड़ा करें तो सबको हाथ लगा देना चाहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान की नई कहानी के साथ। थैंक यू।